हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक प्रोविजन था। प्रोविजन क्या था कि 1919 एक्ट इम्प्लीमेंट जब होगा उसके 10 साल बाद यानी कि 1929 में 1929 में एक स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन होगा। मतलब एक ब्रिटिश पार्लियामेंट एक लॉ पास करके एक कमीशन बनाएगा। वो कमीशन इंडिया में आएगा और वो कमीशन देखेगा कि जो 1919 का जो लॉ है, 1919 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है, वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है कि नहीं। सो वो कमीशन होना था 1929 में, लेकिन समय से 2 साल पहले ही 1927 में कमीशन का गठन किया गया और जिसका नाम है साइमन कमीशन। और ये पिक्चर्स आपने जरूर देखे होंगे बुक्स में या टीवी पे या हिस्ट्री में, मूवीज में, जहाँ पे साइमन कमीशन जब इंडिया आया था तो पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए थे। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। क्यों प्रोटेस्ट हुए थे हम समझते हैं। सो 1927 में यानी कि समय से 2 साल पहले ही 1929 के में होना था, बट 2 साल पहले ही कमेटी का गठन किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ अ 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन। उनके जो कमीशन था 7 मेंबर, उसके चेयरमैन थे जॉन साइमन, उसीलिए उसको साइमन कमीशन बोलते हैं। ठीक है। और साइमन कमीशन आया था टू रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। 1919 में जो नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लागू किया गया था, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ही था भारत का संविधान। सो उस समय जो 1909 में जो मोरले मिंटो रिफॉर्म हुआ वो उस समय का संविधान था। 1919 का मोंटागू केम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, फिर ये नया संविधान बन गया। सो कुछ कुछ साल पे नए नए संविधान भारत में लागू हो रहे थे, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। सो 1919 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किस तरह से काम कर रहा था उसके ऊपर रिपोर्ट करने के लिए साइमन कमीशन आया। All the members of the commission were British, and hence all the parties boycotted the commission. So all members of the commission were British. इस टाइम तक आप देख रहे होंगे कि 1885 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडिंग हो चुका है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बार बार यही डिमांड था कि आस्ते आस्ते हमें मोर एंड मोर सेल्फ रूल चाहिए। मतलब ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को आप सर्विसेज में भर्ती करें, ज्यादा से ज्यादा इंडियंस, आप रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट फॉर्म करें जहां पे इंडियंस इलेक्ट करेंगे, इंडियंस इलेक्टेड होंगे, इंडियंस ही सरकार चलाएंगे आस्ते आस्ते। और भारत में क्या चल रहा है वो भारतीयों को आप डिसाइड करने दें। क्या क्या सिस्टम चाहिए वो भारतीयों इंडियंस को आप डिसाइड करने दें। ये डिमांड थी कांग्रेस की भी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की भी। याद रखिएगा, कांग्रेस वाज नॉट द ओनली पॉलिटिकल पार्टी, और भी पॉलिटिकल पार्टीज थी। यू हैड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यू हैव हिंदू महासभा, ठीक है, ऐसे करके और भी लिबरल पार्टीज, और भी पार्टीज थे इंडिया में। सो यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में, ऐसे करके और भी पार्टीज थी। सो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, सारी की सारी पार्टीज ने बॉयकॉट किया कमीशन को। क्यों? क्योंकि कमीशन के सारे मेंबर्स थे ब्रिटिश। और सारे के सारे जो पार्टीज थी सबने बोला कि इंडियंस को फ्यूचर में किस तरह की गवर्नमेंट चाहिए, किस तरह का रूल चाहिए, वो क्या इंडियंस खुद डिसाइड नहीं कर सकते? आपने कमीशन में एक भी इंडियन को नहीं रखा। मतलब यू डिड नॉट, आपको लगा कि इंडियंस इस काबिल नहीं है कि वो अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ डिसाइड कर सके। So this was an insult to India and to Indians, and that is why it was boycotted. The commission was boycotted everywhere. जहां भी कमीशन गया वहां पे काले झंडे दिखाए गए अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस। सो यहाँ पे कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग और सारे के सारे का एक ही ओपिनियन था, साइमन गो बैक। वो सारे के सारे हर जगह काले झंडे दिखा रहे थे, साइमन गो बैक। एनीवेज, साइमन कमीशन ने फिर भी अपना काम किया और रिपोर्ट 1930 में सबमिट किया पार्लियामेंट में। उसके बहुत सारे रिकमेंडेशंस थे, उसमें ये मेन रिकमेंडेशंस है। पहला रिकमेंडेशन था अबॉलिशन ऑफ डायरकी। डायरकी मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, फिर भी बहुत शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि 1919 के एक्ट में किया गया था कि जो टोटल सब्जेक्ट्स है उनको डिवाइड किया गया था। सेंट्रल, जो केंद्रीय लेजिस्लेचर इस पे काम करेगा, और प्रोविंशियल। अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को फिर दो भाग में बांटा गया था, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। ये जो ट्रांसफर्ड थे, इसके ऊपर फैसला, इसके ऊपर लॉ बनाना, इसके ऊपर डिसीजन लेना किसका काम था? लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली, सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी प्रोविंसेस में जो असेंबलीज थी वो डिसाइड करती थी। वहां पे इलेक्टेड मेंबर्स थे, इंडियन मेंबर्स थे ज्यादातर, वो डिसाइड करते थे।
लेकिन ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लाइक फिनांस, रुपए पैसे की जो बात थी, इन सारे सब्जेक्ट्स को असेंबली को ट्रांसफर नहीं किया गया था, उसको रिजर्व कर लिया गया था। किसके लिए रिजर्व किया गया था? गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थे, ये लोग, एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाले लोग, ये सारे के सारे ब्रिटिश थे। इनके सारे के सारे कोई भी इंडियन इंटरेस्ट में इनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इंडियन हित में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इनको अपना ब्रिटिश रूल चलाना था। सो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स इनको दे दिए गए थे। सो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा था कि काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। कैसे काम नहीं हो रहा था, क्या गड़बड़ हो रही थी, वो मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। सो ये जो डायरकी थी, साइमन कमीशन ने बोला कि 1919 के सिस्टम में जो डायरकी इंप्लीमेंट की गई थी ये ट्रांसफर्ड और रिजर्व वाली प्रोविंसेस में, वो काम नहीं कर रही है, इट्स अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट, इसको आप एबॉलिश करें। तो इसको एबॉलिश करने का रिकमेंडेशन दिया। बोला कि एक्सटेंशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस, प्रोविंसेस में आप, प्रोविंसेस जहां पे आपने ये डायरकी करके रखा है, डायरकी में क्या हो रहा है कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है। आपने कुछ मैटर तो दे के रखे हैं इलेक्टेड लोगों को, बट इंपॉर्टेंट मैटर्स लाइक फिनांस, फिनांस के बिना बाकी चीज नहीं हो पाएगी। पैसा सैंक्शन नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो इंपॉर्टेंट मैटर्स लाइक फिनांस, इसको आपने इलेक्टेड लोगों को नहीं दे रखा है, इसको आपने गवर्नर और उसके नॉमिनेटेड ब्रिटिश लोगों को दे के रखा है। एंड ये पैसा रिलीज कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, पैसा क्यों अटका के रखा है, पैसा कम क्यों रिलीज किया, या पैसे की डिमांड को टोटली खारिज क्यों कर दिया, इसके लिए ये किसी को जवाब देने वाले नहीं थे। इनको कोई सवाल नहीं पूछ सकता था, ये किसी को जवाब नहीं दे सकते थे। और ये अगर ठीक से काम नहीं कर रहे तो इनको कोई रिमूव नहीं कर सकता था। जैसा कि आज होता है, सरकार अच्छे से काम नहीं करे तो उसको रिमूव कर सकते हैं नो कॉन्फिडेंस में, सरकार को सवाल कर सकते हैं, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। वो चीज यहाँ पे नहीं थी गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की के मामले में। तो ये इसको कहते हैं नॉन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इररेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, नॉट रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। सो ये गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल नहीं थी, दे वर नॉट आंसरेबल, अकाउंटेबल एंड रेस्पॉन्सिबल। सो साइमन कमीशन ने बोला कि आप डायरकी खत्म करें और प्रोविंसेस में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएं, जहां पे सारे लोग इलेक्टेड होंगे, और इलेक्टेड लोगों, मिनिस्टर्स के हाथ में सारा पावर होगा, इलेक्टेड मिनिस्टर्स, और इलेक्टेड मिनिस्टर्स को सवाल पूछा जा सकता है, उनको उत्तर देना पड़ेगा और उनको हटाया जा सकता है। इस तरह का सिस्टम लाइए। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स, देखो ये आपको समझने की जरूरत है। तो ब्रिटिश इंडिया में, अच्छा ठीक है, ब्रिटिश इंडिया तो उसमें पाकिस्तान भी रहेगा। सो लेट मी जस्ट मेक अ रफ, मैं इंडिया का मैप नहीं बनाऊंगा अभी, रफ। सो मान लीजिए ब्रिटिश इंडिया है, उसमें देर आर सम ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। ये है ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, जहां पे ब्रिटिश का कंट्रोल है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। और बाकी जगहों पर छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे, बाकी जगहों पर इंडिया में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, और भी बहुत सारी जगहों पर छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे। छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे। सो ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं थे, बट इनके ऊपर ब्रिटिश सुजरेंटी थी। सो दे वर प्रिंसली स्टेट्स, दे वर अंडर द क्राउन सुजरेंटी। मतलब ओवरऑल ये लोग, दे वर नॉट अंडर द ब्रिटिश डायरेक्टली, बट ब्रिटिश क्राउन ने बोल के रखा था कि हम आपको, आपके राज्य को कैप्चर नहीं करेंगे। आप जैसे जो आपके मन मर्जी में आए आप अपना, अपने उस हिसाब से शासन कीजिए, अपने प्रोविंसेस में, अपने स्टेट्स में आप जैसे मन वैसे शासन कीजिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप हमको हेल्प कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे। मतलब एक अच्छा रिलेशन बना के रखा था इन लोगों ने। एंड एज अ रिजल्ट, ये जो प्रिंसेस थे, इस तरह के जो राजा महाराजा थे, इन लोगों ने बार बार ब्रिटिश का हेल्प किया जब भी कोई रिवोल्ट होता था, इंक्लूडिंग द 1857 रिवोल्ट। उस टाइम पे ये राजा महाराजा ब्रिटिश की हेल्प करते थे और इंडियन को धोखा देते थे। सो ये प्रिंसली स्टेट थे। इसमें कुछ प्रिंसली स्टेट्स ऐसे भी थे जो कि पैट्रियोटिक थे, लाइक बड़ौदा के जो किंग थे वो काफी पैट्रियोटिक थे, वो इंडियन इंटरेस्ट के बारे में सोचते थे। तो ऐसे भी राजा महाराजा थे जो पैट्रियोटिक थे, ज्यादातर पैट्रियोटिक नहीं थे ज्यादातर। सो ये प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को मिला के था इंडिया।
जो इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया, इंडिया था उस समय का, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इट 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 कंप्राइज्ड ऑफ ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश एंड अंडर द प्रिंसली स्टेट्स। सो ये प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को मिला के एक सिंगल फेडरेशन बनाने की बात साइमन कमीशन ने की। साइमन कमीशन ने कहा कि इन सबको मिला के एक फेडरेशन बनाया जाए। देयर शुड बी अ फेडरेशन। फेडरेशन जैसे आज है, फेडरेशन का मतलब क्या होता है? फेडरल सिस्टम, जैसे हमारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड देन देयर आर सो मेनी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, ये सारे मिला के एक फेडरेशन हमारा देश का फेडरेशन है। वैसे ही साइमन कमीशन ने कहा कि ब्रिटिश प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स को मिला के एक कॉमन फेडरेशन बनाया जाए, ठीक है? और जो लूजली एक साथ एक यूनिट रहेंगे, ऑल्दो उनको काफी इंडिपेंडेंस रहेगा, प्रिंसली स्टेट्स को इंडिपेंडेंस रहेगा बहुत बहुत सारे मैटर्स में, बट ओवरऑल ये इंडिया का एक ब्रिटिश इंडिया फेडरेशन कहलाएगा। सो ये फेडरेशन बनाने की बात प्रिंसली स्टेट ये की थी साइमन कमीशन ने। और कहा था कि कम्युनल इलेक्टोरेट्स को चलने दिया जाए। जो कम्युनल इलेक्टोरेट स्टार्ट किया गया था पहले 1909 में, मोरले मिंटो रिफॉर्म्स ने पहले मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट या कम्युनल इलेक्टोरेट बनाया। 1919 में मोन्टागू केम्सफोर्ड ने उसको एक्सटेंड कर दिया सिख के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, इंडियन क्रिश्चियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए। एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, यूरोपियंस और सिख, इन लोगों के लिए 1919 में एक्सटेंड कर दिया गया था। इनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट, कम्युनल इलेक्टोरेट दे दिया गया था। कम्युनल मतलब इलेक्टोरेट ऑन द लाइंस ऑफ रिलीजन, रिलीजन के नाम पे इनका अलग कॉन्स्टिट्युएंसी होगा, अलग इनके वोटर्स होंगे, अलग कैंडिडेट्स होंगे। और बाकी जो रेस्ट ऑफ इंडिया के जो हिंदूज हैं और उनसे इनका कुछ लेना देना नहीं रहेगा। सो ये चीज 1909 में स्टार्ट हुई, 1919 में उसको और बढ़ाया गया, और साइमन कमीशन ने बोला कि 1919 का ये वाला पार्ट ठीक है, इसको कंटिन्यू कर किया जाए और इसको चलते रहने देना चाहिए। क्यों? बिकॉज इसमें ब्रिटिश का फायदा था, इससे ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल कर रहे थे। डिवाइड एंड रूल करके हिंदूज मुस्लिम्स को लगता था कि उनके कैंडिडेट्स अलग हैं, उनका इलेक्शन अलग है, उनके मैटर्स अलग हैं, उनके मुद्दे अलग हैं, उनकी समस्याएं अलग हैं, और जब समस्याएं अलग हैं तो मिलकर लड़ाई कैसे करेंगे? सो डिवाइड एंड रूल के लिए कम्युनल इलेक्टोरेट्स बहुत हेल्पफुल थे। सो इसको कंटिन्यू करने के लिए साइमन कमीशन ने कहा। साइमन कमीशन के प्रोपोजल्स को कंसिडर करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कॉल किए। देवर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। सो ये है साइमन कमीशन का रिकमेंडेशन, इसको डिस्कस किया जाए। डिस्कस कहाँ पे होंगे? लंदन में। लंदन में 3 कॉन्फ्रेंसेस किए गए। कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया गया, भारत से भी लोगों को बुलाया गया। किसको बुलाया गया? भारत से ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, और उसके बाद प्रिंसली स्टेट्स, सॉरी, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब इंग्लैंड की ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, इंडिया में ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स, और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया गया। तो प्रिंसली स्टेट्स ने अपने लोगों को भेजे। ब्रिटिश इंडिया से बहुत सारे लोग गए थे, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग और इन सारे पार्टी से भी लोग गए थे। महिलाओं को रिप्रेजेंट करने के लिए भी कोई गया गया था। ऐसे करके शेड्यूल कास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर गए थे। सो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से लोगों को बुलाया गया था, ब्रिटिश इंडिया से, प्रिंसली स्टेट से, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग तो थे ही। सो ये इन लोगों ने मिलके साइमन कमीशन के रिकमेंडेशंस को स्टडी किया, उसके ऊपर डिबेट हुई। 3 कॉन्फ्रेंसेस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के बाद एक फाइनल किया गया कि ये है फाइनल व्हाइट पेपर ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। और फिर उसको पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी को दिया गया। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको जानने के लिए, जान लीजिए अभी ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी, ये अभी भी हमारे पार्लियामेंट में चलता है। ये सब कोई इंपॉर्टेंट मुद्दे को एक सेलेक्ट कमिटी को, ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी को या किसी एक हाउस के कमिटी को दे दिया जाता है उसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए। सो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको काफी डिटेल में एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद सारे जो रिकमेंडेशंस थे और एनालिसिस थे, उसको रेकमेंड करके अगला भारत का संविधान, द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म और द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इंप्लीमेंटेड, व्हिच वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंप्लीमेंट होने के पहले, 3 साल पहले कुछ और हुआ। 1932 में जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ये सब चल ही रहे थे, इंडिया में नॉन को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930s के स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था। इस सब टाइम पे इंग्लैंड में जो प्राइम मिनिस्टर थे, रामसे मैकडोनाल्ड, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने एक अपना एक सिस्टम अनाउंस किया कि हम इंडिया में ये इंप्लीमेंट करेंगे, जिसका नाम है कम्युनल अवार्ड। आप समझ सकते हैं कम्युनल अवार्ड्स, अगेन वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स, कम्युनल इलेक्टोरेट्स टाइप का ही चीज है। इट इज लाइक द सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो इसमें नया क्या है?
तो ये जो कम्युनल अवार्ड था रामसे मैकडोनल्ड का, इसमें इन्होंने बोला कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स या कम्युनल इलेक्टोरेट्स हमने कर रखा है इंडिया में, फॉर मुस्लिम्स, फॉर सिख्स, फॉर इंडियन क्रिश्चियंस, फॉर एंग्लो इंडियंस एंड फॉर यूरोपियंस, ये तो चलाएंगे, ये तो चलेगा ही। साथ में हम एक और कैटेगरी ऐड कर रहे हैं, डिप्रेस्ड क्लासेस, जो कि टर्म था उस समय, वो शब्द था शेड्यूल कास्ट के लिए। तो जो शेड्यूल कास्ट या दलित थे, उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट्स। सो ब्रिटिश ने देखा कि अच्छा ठीक है, जो ये दलित हैं, इनको भी हम अगर सेपरेट इलेक्टोरेट बना दें, इनका भी अपने कैंडिडेट्स अलग रहेंगे, अपना ही वोट होगा, सब कुछ अलग रहेगा, तो ये भी सोचेंगे हमारे मुद्दे टोटली अलग हैं। तो जो रेस्ट ऑफ जो हिंदू लोग हैं कंट्री में, जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ये कम्युनल इलेक्टोरेट्स वाले को मिला के जो रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, वो पूरे अलग थलग पड़ जाएंगे। हिंदू से शेड्यूल कास्ट को अलग कर दिया जाएगा। वो अपने आप को हिंदू नहीं समझेंगे, वो हिंदू से निकल जाएंगे और अपने आप को वो अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द कंट्री के अगेंस्ट में ब्रिटिश को बैलेंस करने में हेल्प करेंगे। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस कुछ डिमांड करेगा, तो ब्रिटिश बोलेगा देखो, तुम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस, तुम पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते हो, तुम पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करते हो। मुस्लिम्स का अपना अलग कैंडिडेट्स है, क्रिश्चियंस के अलग कैंडिडेट्स हैं, सिख के अलग कैंडिडेट्स हैं, और अब तो शेड्यूल कास्ट के भी अलग कैंडिडेट्स हैं। सो तुम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस सिर्फ अपर कास्ट हिंदूज को ही रिप्रेजेंट करते हो, यू रिप्रेजेंट ओनली अपर कास्ट हिंदूज, यू डोंट रिप्रेजेंट एनीवन एल्स इन द कंट्री, सो तुम्हारी बात क्यों सुने। सो ब्रिटिश का ये डिवाइड एंड रूल करने का और इंडियन नेशनल कांग्रेस के डिमांड्स को दबाने का ये तरीका था कि और नए नए सेक्शंस को आप सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो, उनका उनको उनको अलग एक यूनिट बना दो। सो ये कम्युनल अवार्ड में था। एंड ऑब्वियसली महात्मा गांधी डिड नॉट लाइक दिस। उनको लगा कि सी ही वाज वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ हरिजन्स, वो ऑलरेडी जो शेड्यूल कास्ट थे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके इंप्रूवमेंट के लिए काम कर रहे थे, ताकि शेड्यूल कास्ट को भी रेस्ट ऑफ द अपर कास्ट की तरह उनको अपॉर्चुनिटीज मिले और उनके साथ छुआछूत, उनके साथ भेदभाव ना हो। तो वो ये कोशिश कर ही रहे थे कि ब्रिटिश ने ये अनाउंस कर दिया कि अब हम शेड्यूल्ड कास्ट को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे। तो महात्मा गांधी को लगा कि अगर ऐसा होगा तो वो हिंदू फोल्ड से निकल जाएंगे, वो टोटली अपने हिंदू हिंदू फोल्ड या हिंदुइज्म से निकल के वो अपना एक अलग कम्युनिटी बना लेंगे। ऑल्दो इट इज नॉट बेसिस रिलीजन, वो रिलीजन के आधार पे नहीं है, बट फिर भी एक अलग कम्युनिटी बन जाएंगे, और वो इट इज गोइंग टू वीकन इंडिया। ठीक है, इंडिया कमजोर पड़ जाएगा उससे। तो उन्होंने 1932 में 20 सितंबर को उन्होंने फास्ट अनटू डेथ, मतलब मरने तक अनशन, मैंने अनशन करूंगा टिल डेथ। अगर ब्रिटिश ने ये मांग को, ये जो कम्युनल अवार्ड है जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सटेंड कर दिया गया है टू द शेड्यूल कास्ट, अगर इसको वापस नहीं लिया ब्रिटिश ने, तो मैं फास्ट करूंगा टिल डेथ। ठीक है। और कहाँ पे? इन प्रिजन, वो जेल में थे। कौन सी जेल में? आप लोग कमेंट करके बताइए वो कौन सी जेल में थे और क्यों जेल में थे। आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करें, बताएं कि महात्मा गांधी इस समय किस जेल में थे और क्यों, वो जेल में क्या कर रहे थे। ठीक है। सो द ब्रिटिश हैड, अच्छा, और जब गांधी जी ने ऐसा किया तो ब्रिटिश ने बोला कि ठीक है, आप, हमने सेपरेट इलेक्टोरेट्स किसको दिया है? हमने सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया है डिप्रेस्ड क्लासेस यानी शेड्यूल्ड कास्ट, दलित्स को हमने सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिया है, और वो काफी खुश दिख रहे हैं। बिकॉज अंबेडकर जी का ये डिमांड था। अंबेडकर जी को ऐसा लगता, डॉक्टर अंबेडकर को लगता था कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, अपर कास्ट पॉपुलेशन, उन्होंने शेड्यूल कास्ट को दबा के रखा हुआ है, दलित को दबा के रखा हुआ है। अगर दलित के अपने खुद के इलेक्टोरेट्स होंगे, अपने खुद के कैंडिडेट्स होंगे जिनको सिर्फ वो वोट कर पाएंगे, और तो तब उनके कुछ बंदे, तब डिप्रेस्ड क्लास के कुछ बंदे ऊपर उठ के आगे पॉलिटिक्स में आएंगे, और वो दलितों के लिए काम करेंगे, और दलितों का सशक्तिकरण हो पाएगा। नहीं तो जनरल कास्ट वाले दलितों के लिए कुछ नहीं करने वाले। सो उनका ये डिमांड था। तो इसीलिए उनको, डॉक्टर अंबेडकर को और जितने भी लीडर्स थे, जितने भी दलित कम्युनिटी के लीडर्स थे, उनको ये कम्युनल इलेक्टोरेट वाला आइडिया, रामसे मैकडोनल्ड का आइडिया अच्छा लगा। दे लाइक द आइडिया। उनको लगा कि ये पॉलिटिकल स्ट्रेंथनिंग, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ दलित इससे हो पाएगा। बट ब्रिटिश ने कहा कि ठीक है गांधी जी, आप अनशन किए हैं तो ठीक है, हम मान लेंगे आपकी डिमांड, और हम ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित है इसको हम वापस ले लेंगे, अगर अगर आपकी सुलह हो जाए, और अगर अगर जो दलित के लीडर्स हैं, दलित कम्युनिटी के लीडर्स लाइक अंबेडकर, वो लोग अगर अग्री करें आपकी बात से, अगर वो लोग आपसे मान जाए, तो फिर हम इसको वापस ले लेंगे, क्योंकि उनको तो ये पसंद आ रहा है। सो उसके बाद क्या हुआ? तो इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स जो थे, उनको लगा कि यार गांधी जी तो मर जाएंगे जेल में बिना कुछ खा के, तो उन्होंने अंबेडकर जी के ऊपर प्रेशर डाला।
उन्होंने अंबेडकर जी के ऊपर प्रेशर डाला कि यार गांधी जी मर जाएंगे तुम्हारी वजह से, क्या कर रहे हो, प्लीज गांधी जी की बात मान लो। सो गांधी जी ऐसे करते थे, अक्सर अनशन पे बैठ जाया करते थे बात मनवाने के लिए, और लोगों को मानना पड़ता था। तो ये उनका हथियार था बहुत तगड़ा वाला। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये आप लोग सोचिए, कमेंट कीजिए कि वाज इट अ गुड वे, और वाज इट इज इट अ गुड थिंग, और इज इट अ ब्लैकमेल, वो आप लोग कमेंट करके देखें नीचे। सो इनिशियली स्टार्टिंग में क्या था कि अंबेडकर को लगा कि यार रहने दो उनको भूखा, मैं तो नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग, लेट हिम स्टे हंग्री येरावाड़ा जेल में। आई मीन जिस भी जेल में है, जेल तो कौन सा है वो आपको बताना है। सो जिस भी जेल में वो है उनको रहने दो आप लोग भूखे, मैं तो नहीं जा रहा। बट बाद में जब गांधी जी की हालत खराब होने लगी तो काफी प्रेशर बना, तो उनको जाना पड़ा। उनको मन मार के जाना पड़ा, मन मार के गए, और एक अग्रीमेंट हुआ। उस अग्रीमेंट को कहते हैं द पूना पैक्ट। 1932 का पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, उसी जेल में। और इट इज कॉल्ड, या इसको कहते हैं पूना पैक्ट, और इसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स, इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। पूना पैक्ट ने कहा कि ठीक है, हम दलित को के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को साइड में रखते हैं, नहीं चाहिए हमें, वी डोंट वांट सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स। आप उसके बदले दलित्स को जनरल कैटेगरी में ही, मतलब जॉइंट इलेक्टोरेट्स, बाकी हिंदू के साथ ही वोट होगा, बट उसमें आप उनको रिजर्वेशन दे दें, उसके लिए सीट्स रिजर्व कर दें आप। तो ये पूना पैक्ट में हुआ था। तो देखते हैं क्या था। the Pune Pact put forward a system of joint electorates. So एक joint electorates रहेगा जहां पे दलित्स भी बाकी हिंदू, अपर कास्ट हिंदू के साथ ही एक ही इलेक्टोरेट में रहेंगे, उनके कैंडिडेट्स, उनके वोटर्स एक ही रहेंगे, बट दे विल बी रिजर्व्ड सीट्स, सीट्स रिजर्व रहेगी। सो जो रामसे मैकडोनल्ड का जो कम्युनल अवार्ड था, उसने बोला था कि दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स और 78 सीट्स, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स रहेगा, जहां पे 78 सीट पे दलित के कैंडिडेट्स कंटेस्ट करेंगे और इनको दलित ही वोट करेंगे। सो बेसिकली उनको 78 सीट ही मिल रही थी सेंट्रल लेजिस्लेचर में दलित को। बट गांधी जी ने बोला कि हम 148 सीट देंगे, हम आपको रिजर्व कर देंगे, हमारा जो जनरल टोटल जनरल सीट्स है उसमें 148 सीट हम आपके लिए रिजर्व कर देंगे, आप हमारे साथ ही रहें, यू डोंट गो इन सेपरेट इलेक्टोरेट्स, हमारे साथ ही आप कंटेस्ट करें वोट, आपके लिए 148 सीट रिजर्व रहेगा। सो ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हाट ब्रिटिश वेर ऑफरिंग। ठीक है। दिस पैक्ट ऑल्सो, इस पैक्ट में कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि नॉर्मली बुक्स में नहीं दी रहती है, बट मैं बता दे रहा हूं। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ जाता है 10 मार्कर सिर्फ पूना पैक्ट के ऊपर, तो आपको सिर्फ ये तो पता रहेगा किताब पढ़ के कि ठीक है, यहाँ से जॉइंट सेपरेट इलेक्टोरेट्स को रिजेक्ट करके जॉइंट इलेक्टोरेट्स को के लिए मान गए थे दलित लीडर्स, ये तो ठीक है बुक्स में दिया है। बट पूना पैक्ट में और क्या क्या था ये बुक्स में नहीं दिया हुआ है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो और थी पूना पैक्ट में, the pact also called for non-discrimination of depressed classes in public services. Public services में यानी गवर्नमेंट सर्विसेज में, गवर्नमेंट जॉब्स में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए दलित के साथ। एंड इट ऑल्सो अर्ज्ड टुवर्ड्स एफर्ट्स फॉर फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कम्युनिटी इन पब्लिक सर्विसेज। तो उनका जो पॉपुलेशन में शेयर है जितना, उस हिसाब से गवर्नमेंट जॉब्स में भी उनको उस तरह से उनके लिए सीट्स रहनी चाहिए। It also contained a provision that proposed the earmarking of a portion of the state's educational grant for depressed classes. जो कंट्री का जो बजट बनता था, उस बजट में जो एडुकेशन का जो पैसा जो अलॉट होता था फॉर एडुकेशन, वो एडुकेशनल ग्रांट में से कुछ पैसे को डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए साइड में रखा जाए, कुछ पैसा डिप्रेस्ड क्लासेस यानी शेड्यूल्ड कास्ट के एडुकेशन के लिए खर्च करने के लिए अलग से ईयर मार्क किया जाए। सो डिप्रेस्ड क्लास के एडुकेशन के लिए, उनके जॉब्स के लिए, और उनके पॉलिटिकल एस्पिरेशंस के लिए, तीनों के लिए पूना पैक्ट ने काम किया। सो पूना पैक्ट वर्क फॉर देयर पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, क्यों, उनके लिए 148 सीट रिजर्व कर दी गई। इट वर्क फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि इसने कहा कि नो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक सर्विसेज। इट ऑल्सो वर्क फॉर देयर एडुकेशन, बिकॉज इसने कहा कि जो स्टेट का बजट है उसमें से कुछ पैसे सेपरेट ईयर मार्क कर दिए जाए दलित एडुकेशन के लिए। सो पूना पैक्ट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। द पैक्ट वाज सेंट अक्रॉस टू द ब्रिटिश, ब्रिटिश को पैक्ट भेजा गया, और उसके बाद फिर ब्रिटिश ने बोला कि ठीक है, हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स को हटा देते हैं फॉर फॉर दलित्स। सो प्रॉम्प्टली गांधी जी ब्रोक हिज फास्ट, गांधी जी ब्रोक हिज फास्ट ऑन 26 सितंबर 1932। द पैक्ट इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उस पे पूना पैक्ट ने क्या असर डाला। असर ये था कि वाइल मुस्लिम्स, सिख्स और एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस और यूरोपियंस, इन पांच जो कम्युनिटीज है इनके लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स चल रहा था 1935 में वो कंटिन्यू किया गया। लेकिन
नॉट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। सो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जो आइडिया था कि रामसे मैकडोनल्ड ने बोला था प्राइम मिनिस्टर ने कि हम ये करने वाले हैं, तो 1935 एक्ट में हम देखते कि जो 5 कम्युनिटीज को ऑलरेडी मिल रहा था सेपरेट इलेक्टोरेट्स, उसमें एक छठा कम्युनिटी ऐड होने वाला था, डिप्रेस्ड क्लासेस। लेकिन वो नहीं हुआ, डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं दिया गया, उनको ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स में रखा गया विद सीट्स बीइंग रिजर्व फॉर देम। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इंपैक्ट ऑफ पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के चलते, क्योंकि ब्रिटिश ने बोला था कि अगर दलित के लीडर्स और गांधी जी का सहमति हो जाती है तो हम ये हटा लेंगे, तो वो हट गया। द पैक्ट वॉज अ हिस्टोरिक मोमेंट इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैक्ट था, क्योंकि यहाँ से कुछ शुरू होता है जो कि आगे देखने को मिलता है, इंडिया में अभी भी चल रहा है, कि यहाँ से मालूम चल गया कि कास्ट इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इंडियन पॉलिटिक्स। इंडियन पॉलिटिक्स में कास्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। ये यहाँ से शुरू हुआ, और उसके बाद हमको पता है कि इंडिपेंडेंस के बाद कास्ट बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, वेदर इट इज नॉर्थ इंडिया हिंदी हार्टलैंड, और वेदर इट इज साउथ इंडिया। इवन साउथ इंडिया में यू हैव कास्ट एसोसिएशंस हैं, इन कर्नाटका, इन तमिलनाडु, हर जगह पे अपने अपने डोमिनेंट कास्ट हैं जो पॉलिटिक्स को डोमिनेट करते हैं। सो एंथ्रोपोलॉजी में एक आइडिया है डोमिनेंट कास्ट। सो लाइक यूपी बिहार में यादव्स हैं, वैसे करके साउथ इंडिया में बहुत जगह पे वोक्कालिगाज इन कर्नाटका, मैसूर एरिया में, तमिलनाडु में, केरला में नायर्स नैयर्स, एंड इस तरह से करके। सो देर आर डोमिनेंट कास्ट, ये जिन्होंने पॉलिटिक्स को डोमिनेट किया है। कास्ट बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन पॉलिटिक्स, एंड दिस इज बिगिनिंग यहाँ से होती है। और रिसेंटली करंट अफेयर्स में भी कुछ चल रहा है। बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, विच बिकेम अ बिग 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 मैटर इन द नेशनल पॉलिटिक्स। इसके बाद बहुत सारे स्टेट्स में कास्ट सेंसस की डिमांड आ रही है। कास्ट सेंसस अगर बहुत सारे स्टेट्स में, बाकी स्टेट्स में भी करना पड़ेगा, क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं। और सामने 4-5 महीने में इलेक्शन है, 2024 का इलेक्शन है। इसका मतलब फिर से कास्ट इज गोइंग टू प्ले अ बिग बिग रोल इन द इलेक्शंस, एंड वी डोंट नो आने वाले कितने दशकों के लिए ये चलता रहेगा, बट कास्ट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, एंड द बिगिनिंग इज फ्रॉम हियर। Yeah, so this was regarding Pune Pact, as well as Communal Award and Government of India Act 1919 एंड साइमन कमीशन। ये हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियोस। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन भी दबाएं, ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, माय नेम इज चंद्रशेखर चौहान। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।